द लिक्विड यूज्ड इन मैनोमीटर इज मर्क्यूरी। तो ये जो मैनोमीटर है, ये जो डिवाइस है, इसके अंदर क्या यूज किया है? मर्क्यूरी यूज किया है। और मर्क्यूरी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है उसने बता दिया। हो सकता है कभी न बताए, तो आप ध्यान में रखना, मर्क्यूरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो प्रेशर होता है वो 76 सेंटीमीटर होता है। मतलब अगर एक मर्क्यूरी का बार हम लेंगे तो उसकी हाइट कितनी होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे, तो हो जाएगा 76 सेंटीमीटर का होगा उसका बार। ठीक है, तो ये चीज इसने बताई है। फिर क्या लिखा है फर्स्ट पार्ट में पढ़ना। Absolute and gauge pressure of the gas in the enclosure for the cases। तो आपको क्या देना है? एब्सोल्यूट प्रेशर देना है, बताना है, और क्या बताना है? गेज प्रेशर बताना है। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर कितना हो, गेज प्रेशर मतलब कितना प्रेशर चेंज हुआ, कितना डिफरेंस हो, वो बताना है आपको। ठीक है, मैं बताऊंगा, दोनों को एग्जांपल से समझाऊंगा दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कौन से केसेस में? दोनों केसेस में, केस ए में और केस बी में, दोनों में आपको ये चीज बतानी है। क्या ये क्लियर हो गया? ओके, अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर अगर मान लो यहां पर ये गैस के प्रेशर की बात की जाए, अगर मान लो ये गैस में प्रेशर कुछ नहीं होता, प्रेशर जीरो होता, प्रेशर जीरो होता, तो ये जो मर्क्यूरी यहां पर फील्ड है उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता होता बताओ। अगर मान लो इमेजिन करो आपके पास एक यू ट्यूब है, एक इसी टाइप का यू शेप्ड का ट्यूब है, अगर आपने उसमें कोई भी लिक्विड डाल के रखा है, कोई भी लिक्विड डाल के रखा है और उसमें उस लिक्विड के अलावा और कुछ नहीं है, तो वो क्या होता? दोनों बराबर हाइट पे आता। ये चीज समझ में आ गई ना सभी को? तो दोनों बराबर हाइट पे आता, मतलब ये जिस लेवल पे होता है ये भी उसी लेवल पे होता है। लेकिन अगर एक तरफ से आप उस पर प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा? इधर से मर्क्यूरी इधर शिफ्ट होगा और इसकी हाइट बढ़ते जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो बस वही चीज यहां पर हुआ है, यहां पर कुछ प्रेशर क्रिएट हुआ है जिसके कारण मर्क्यूरी इधर पे शिफ्ट हो गया। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप ये ऑब्जर्व करो कि पॉइंट ए पे कितना प्रेशर जनरेट हुआ होगा। तो जितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है उतना ही, तो कितना हुआ है यहां पर? 20 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या होगा? पॉइंट ए पे प्रेशर है 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, क्योंकि हम मर्क्यूरी के रिस्पेक्ट में उसको ले रहे हैं। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, जो अभी मैंने समझाया वही चीज है। एट पॉइंट ए एंड बी हम दोनों पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट ए की बात करें तो पॉइंट ए पे जो प्रेशर है वो क्या है? 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इसी को हम क्या बोलेंगे? गेज प्रेशर बोलेंगे। मतलब कितना प्रेशर में डिफरेंस हो गया, दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, अब पॉइंट बी पे प्रेशर कितना हुआ है? पॉइंट बी पे कितना प्रेशर हुआ है? तो पॉइंट बी पे देखो कितना प्रेशर हो गया। यहां पर 20 सेंटीमीटर प्रेशर किसका हो गया? गैस का हो गया। और मर्क्यूरी का कितना प्रेशर है वो भी क्वेश्चन में गिवन है। कितना है गिवन है? 76 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर गैस का, 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी का, तो पॉइंट बी पे प्रेशर कितना आ जाएगा इसका? 96 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये आ जाएगा उसका एब्सोल्यूट प्रेशर। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये पॉइंट बी पे उसका प्रेशर आ गया 96 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। 76 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 76 है मर्क्यूरी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक लेवल पे। हाँ, सेंटीमीटर में। हाँ, मतलब उसके पीछे वो रीजन होता है कि जब हम मर्क्यूरी के एक बार को रखते हैं तो एटमॉस्फेयर पे वो एक 76 सेंटीमीटर की हाइट ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो इसलिए उसको 76 सेंटीमीटर के टर्म्स में लिखा है। और मर्क्यूरी के टर्म्स में ही हम बाकी सबके प्रेशर को रिलेट करते हैं। जैसे हमने डेंसिटी देखा था पिछली क्लास में, रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी किसके रेफरेंस में लेते थे हम? वाटर के। वैसे ही जनरली प्रेशर को मेजर करने के लिए मर्क्यूरी सबसे बेस्ट मटेरियल होता है, तो उसके रेफरेंस में हम उसको कंसीडर करते हैं। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब देखो यहां पर क्या लिखा है। नेक्स्ट केस में क्या हुआ? नेक्स्ट केस में ये हुआ कि गैस यहां से रिमूव हो गई, या पंप जो है गैस को खींच लिया। यहां पर एक पंप लगा हुआ है, पंप ने गैस को खींच लिया। पंप ने जब गैस को खींचा तो यहां पर प्रेशर रिड्यूस होना चालू हुआ और ये पॉइंट ए जो है या जो मर्क्यूरी है वो ऊपर तक शिफ्ट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? देख लो, अब इसका गेज प्रेशर क्या हुआ? पॉइंट ए पे प्रेशर या पॉइंट ए डैश पे प्रेशर क्या हुआ? बताओ क्या होगा?
कितना हो जाएगा वो 18 ऊपर शिफ्ट हो गया ना, मतलब वो प्रेशर कितना हो जाएगा -18। यहां पर मैं पूछ रहा हूं यहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा, पॉइंट ए पे प्रेशर कितना हो जाएगा -18 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, होना चाहिए वो इक्विलिब्रियम में, लेकिन वो -18 के हो गया क्योंकि ऊपर शिफ्ट हो गया। समझ में आ रहा है ये चीज। और यहां पर प्रेशर कितना हुआ, पॉइंट बी पे प्रेशर कितना हुआ, तो गैस का प्रेशर -18 था, मर्क्यूरी का प्रेशर कितना है 76 है, तो दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा -18 + 76, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 58 +58, तो इसका आ जाएगा +58 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर हो गया। तो ये सिर्फ अभी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जो अभी मैं समझा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है फर्स्ट पार्ट। तो देखो यही चीज इसने बताई है कि यहां पर जो प्रेशर आया वो 96 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, कहां पर पॉइंट बी पे। 96 क्यों आया, क्लियर हो गया। यहां पर जो प्रेशर आया ए पे, जो प्रेशर आया वो कितना आया 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आ गया, क्योंकि 20 सेंटीमीटर उसको नीचे शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद फिगर बी में ये प्रेशर पॉइंट ए पे प्रेशर कितना आया -18 सेंटीमीटर आया। और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आगे, बी पे कितना प्रेशर आया, तो बी में आया 58 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आया। तो ये हाँ ए डैश में वही प्रेशर होगा जो बी पे है, क्योंकि दोनों का लेवल सेम है ना। ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया सभी को, एक बार चेक कर लो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कुछ और बोल रहा है, एक बार देखो और बताओ क्या लिखा है सेकंड पार्ट में। वो ऊपर टॉप में लिखा है, हाउ वुड द लेवल चेंज इन बी, हाउ वुड द लेवल चेंज इन बी इफ 13.6 centimeter of water is poured in the right limb of the manometer। तो ये सेकंड वाले केस में बात कर रहा है, इसमें राइट लिम्ब मतलब इधर पे कितने सेंटीमीटर तक वाटर डाल रहे हैं, 13.6 सेंटीमीटर तक वाटर डाल रहे हैं। नहीं, ये एक्चुअली ऐसा आएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, 13.6 सेंटीमीटर तक का वाटर ऊपर पे आ जाएगा। ठीक है, जब आप इस पे पोर करोगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो प्रेशर इसमें बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन कितना प्रेशर बढ़ेगा वही इसमें पूछ रहा है, कितना प्रेशर बढ़ेगा अगर आप 13.6 सेंटीमीटर का वाटर उसमें डाल रहे हो। तो कैसे निकालेंगे। 1 × 10⁻³ डेंसिटी के टर्म्स में बता रहे हो। ठीक है, करेक्ट है। तो आपको ना दोनों की डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो देखो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 × 10⁻³ मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी होती है 13.6 × 10⁻³। क्या ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो अगर मान के चलो आप अगर 13.6 सेंटीमीटर पे वाटर डाल रहे हो तो कितने सेंटीमीटर का चेंजेस होगा वाटर के टर्म्स में, मतलब मर्क्यूरी के टर्म्स में कितना शिफ्ट होगा, तो आंसर है 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप कितना डाल रहे हो इसमें 13.6 डाल रहे हो। इसमें आपको ये स्टेटमेंट ध्यान में रखनी चाहिए। देखो ये जो रिलेशन मैं बता रहा हूँ ना, ये रिलेशन कहाँ से आया है, ये रिलेशन पिछली क्लास का अगर तुम लोग याद करोगे ना, हमने ये टेबल पढ़ी थी, याद है कि नहीं। मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी होती है 13.6 × 10⁻³ वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 × 10⁻³। मर्क्यूरी की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी 13.6। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द वाटर ऑफ कॉलम कितने हाइट का वाटर डाल रहे हैं 13.6 सेंटीमीटर का। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, वाटर का जो इक्विवेलेंस निकालेंगे मर्क्यूरी के रिस्पेक्ट में तो कितना बनेगा 1 सेंटीमीटर बनेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी 13.6 टाइम्स है। तो इसलिए 13.6 सेंटीमीटर डालने पे 1 सेंटीमीटर का हाइट उसमें राइज होगा। समझ में आ रहा है ये चीज। तो यहां पर जो शिफ्टिंग होगी, अभी कितने का था 18 का गैप था, अब वो 1 सेंटीमीटर एनहांस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा वो 19 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपको वही बताना है कि राइट लिम्ब में मैनोमीटर में कितना चेंज होगा, तो आपका आंसर होगा 19 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। क्या ये क्लियर हो गया। हटा दो फिर इसको मैं।
चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ ये क्वेश्चन एक बार पढ़ना, क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट। चैतन्य क्वेश्चन पढ़ना। Two vessels have the same base area but different shapes. The first vessel takes twice the volume of water that the second vessel required to fill up a particular form. A is the force exerted by water on the base of the vessel in the same in two cases. If so, why does the vessel filled with water to that shape and give different readings on a main shape? तो पहले ना मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन समझाओ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, किसको किसको आ गया वो बताओ। हाँ शशांक बता रहा है, क्या समझ में आया? हाँ बेस एरिया सेम है, मतलब ये वाला पार्ट दोनों के लिए सेम है, दोनों में लिक्विड की हाइट सेम है, ठीक है। हाँ इसका ये स्लांट है थोड़ा सा, जैसा ग्लास यूजुअली होता है, तो इसमें जो वाटर का वॉल्यूम है इससे डबल है। तो अगर दोनों का वेट देखेंगे तो किसका वेट ज्यादा आएगा? इसका वेट ज्यादा आएगा, इसका वेट कम आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक और चीज, पहले पार्ट में ये पूछ रहा है क्या दोनों में बॉटम में सेम प्रेशर लगेगा या अलग अलग प्रेशर लगेगा? सेम लगेगा। क्यों सेम लगेगा? क्यों सेम लगेगा बताओ। सेम हाइट है, करेक्ट। नहीं ये प्रेशर नहीं पूछा है, फोर्स पूछा है ना क्वेश्चन में। फोर्स दोनों के बॉटम में सेम लगेगा। फर्स्ट पार्ट एक बार दोबारा से पढ़ना। इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द बेस ऑफ द वेसल इज सेम। दोनों के बॉटम में फोर्स सेम लगेगा कि नहीं ये पूछा है। प्रेशर तो बिल्कुल सही, तुमने बोला सेम होगा, तो फोर्स भी सेम होगा क्या? कैसे पता? तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। ये क्लियर हो गया? तुम लोगों ने बोला प्रेशर दोनों में सेम लगेगा, और ये क्यों बोला? क्योंकि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्या, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, याद है कि नहीं? वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हाइट के ऊपर, अगर सेम लिक्विड है तो इसका मतलब प्रेशर सेम है, दोनों का बॉटम का एरिया भी सेम है। अगर ये दोनों चीजें सेम है तो फोर्स भी दोनों पे क्या लगेगा? सेम लगेगा। क्या ये समझ में आ रहा है क्यों सेम फोर्स लगा, या दोबारा एक्सप्लेन करूं? क्लियर हो गया वैभवी? ठीक है, क्योंकि दोनों में प्रेशर सेम है, दोनों में एरिया सेम है, तो दोनों में जो फोर्स होगा F1 और F2 वो भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। ये क्लियर हो गया? हाँ प्रेशर इनटू एरिया ये सेम होगा। पहले पार्ट का आंसर तो सेम होगा या नहीं होगा, बस इतना ही देना था। हाँ हाँ F इज इक्वल टू एम ए होता है, हाँ एम जी जो भी। हाँ तो फिर क्या बोल रहा है? तो ये बोलना चाह रहा है दोनों में अलग अलग लगना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। लेकिन तू ये देखना, अभी हमने क्या पढ़ा था? पास्कल्स लॉ से क्या पढ़ा था कि दोनों पे क्या होगा? सेम प्रेशर होगा। दोनों पे सेम प्रेशर होगा, हमने पढ़ा था कि नहीं? प्रेशर सेम होगा, एरिया भी सेम होगा, और फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है, तो इसका मतलब सेम आएगा क्वांटिटी। इस तरीके से तो सेम आया ना। और जो तू बोल रहा है वो F इज इक्वल टू क्या होता है? M इंटू जी होता है, वो एक्चुअली उसका क्या हो जाता है? वेट हो जाता है। तो वेट दोनों का अलग अलग आएगा, वही तो उसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। जब हम दोनों का वेट निकालेंगे तो वेट अलग अलग आ जाएगा, लेकिन बॉटम पे फोर्स सेम आएगा। तो सिर्फ बॉटम का फोर्स वेट डिसाइड नहीं करता है, वेट जो है पूरा वॉल्यूम से डिसाइड होता है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो अब अगर मैं वॉल्यूम के हिसाब से, पूरे दोनों के वॉल्यूम के हिसाब से देखूंगा तो कैसे समझ में आएगा? देखो यहां पर सिर्फ हम कौन सा फोर्स लेते हैं? जो इसके कांटेक्ट में है, इस सरफेस के कांटेक्ट में। अगर कोई पार्टिकल यहां पर है इस जगह पे, तो क्या वो इसके कांटेक्ट में आएगा इस सरफेस के?
नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये कांटेक्ट, ये वाला जो पार्टिकल है इसका कांटेक्ट इस सरफेस से नहीं है, तो इस वजह से वो इसके बॉटम में फोर्स क्रिएट नहीं कर रहा है, बट उसका डाउनवर्ड फोर्स तो यहां पर जनरेट हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? अगर मान लो मैं इस ग्लास को इस तरीके से कर दूं, अलग अलग कर दूं, तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाले पोर्शन में जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो बॉटम के सरफेस पे फोर्स नहीं डाल रहे हैं, लेकिन डाउनवर्ड फोर्स तो डाल रहे हैं। तो यहां वाले फोर्स तो भले ही सेम थे, लेकिन डाउनवर्ड फोर्स ओवरऑल क्वांटिटी में यहां पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। और जो दोनों का वेट निकलता है, वेट कैसे निकलेगा, m इंटू जी से निकल जाएगा। ठीक है, m इंटू जी से निकल जाएगा, तो इसमें मास ज्यादा होगा, इसलिए इसका वेट क्या हो जाएगा, ज्यादा, और इसका वेट क्या हो जाएगा, कम। इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो चीज अभी मैंने एक्सप्लेन की, देखो उसको आप कैसे राइट अप करोगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, सिंस प्रेशर h rho g depends on the height of the water column, there will be same pressure on the base of each vessel। दोनों के बॉटम पे सेम प्रेशर होगा। एज द बेस एरिया ऑफ वेसल इज सेम, दोनों का बेस एरिया भी क्या है, सेम, तो वाटर विल एक्सर्ट इक्वल फोर्सेस ऑन द बेस, तो दोनों के बेस पे इक्वल फोर्स एक्सर्ट होगा, जो मैंने बताया, जो मैंने फॉर्मूले के फॉर्म में लिख के बताया था। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, द वाटर एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल ऑल्सो। तो ये जो वाटर है ये और कहां पर फोर्स लगा रहे हैं, इस पे भी लगा रहे हैं, वॉल्स पे भी लगा रहे हैं, उसका भी डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा, और वो जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है वो उसके डाउनवर्ड फोर्स के लिए, मतलब कि वेट के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। इसलिए दोनों के वेट अलग आएंगे, लेकिन बॉटम वाले सरफेस पे दोनों का फोर्स क्या आएगा, इक्वल आएगा। समझ में आया क्या ये चीज? ठीक है, तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो कॉन्ट्राडिक्टरी, जो हमारे इमेजिनेशन से अलग होते हैं, जैसे हम सोचते हैं, पैराडॉक्स जिसको आप बोल सकते हो, वैसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ध्यान रखना। हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? वो बिल्कुल वही लिखना है उस चीज को। हाँ, सेकेंड पार्ट में, पार्ट बी में, पार्ट बी में, पार्ट ए के लिए बोल रहा है, पार्ट ए के लिए भी उस फॉर्म में लिख सकते हैं, वही उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि क्यों प्रेशर उसमें सेम होता है ना। हटा दो इसको मैं, हो गया तो। चलो नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट। देखो मिक्स्ड है क्वेश्चन, मैं पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन वाला सीरीज करा रहा हूं, तो इसमें देखते चलो। अभी ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसके पहले वाले थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन थे। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो तो, दृष्टि क्वेश्चन पढ़ो। तो ये समझ रहे हो ना कि ब्लड जब चढ़ाते हैं वेन्स पे, तो उसको एक हाइट पे रखते हैं ताकि वो अपने वेन्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाए बॉडी में। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो उसको किस हाइट पे रखना चाहिए, किस हाइट पे रखना चाहिए, ये पूछ रहा है। और प्रेशर की रिक्वायरमेंट कितनी है, गेज प्रेशर रिक्वायरमेंट कितनी है, तो वो है 2000 पास्कल्स, मतलब इतना प्रेशर रिक्वायरमेंट है। ये जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था ना, मेरे को एक वो सीन याद आ गया एक मूवी का, अमर अकबर एंथनी, कोई देखा है क्या, सुना है क्या अमर अकबर एंथनी? हाँ ठीक है, लक्ष्य, हाँ सुना है कि नहीं, वाले मूवी अमर अकबर एंथनी, अमिताभ बच्चन रहता है, उसमें 3 बच्चे रहते हैं, वो गुम जाते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग जगह पे जाके मिलते हैं। तो एक बार उसकी जो मम्मी रहती है, उसको नहीं पता रहता ना उसकी मम्मी है, उसका एक्सीडेंट कुछ हो जाता है, तो तीनों उसको खून देते हैं। तो उसमें एक जबरदस्त सा सीन है, वो सीन मेरे को याद आ गया। उसमें क्या होता है, ये 3 है, 1 2 3, तीनों से ऐसा करके ब्लड निकल रहा है, ऊपर पैकेट में जा रहा है, उसकी मदर उसके ऊपर अंदर जा रहा है। अजीब सा स्ट्रक्चर बना के रखा था, मतलब समझ रहे, तुरंत ब्लड निकल रहा है, पैकेट में जा रहा है, उसकी मदर के ऊपर बॉटल से जा रहा है, ऐसा। हाँ, वो तीनों के उससे यूजुअली क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ना एक पैकेट में, फिर उसके ब्लड चढ़ाते हैं। इसने क्या देखा, एकदम ताजा ताजा खून निकल रहा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब कुछ भी सीन दिखा दिया था। ठीक है, और बहुत सारा फिजिकल पैराडॉक्स भी होंगे ना। क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा। अगर मान के चलो 3 पैकेट एक साथ लगा देंगे तो ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, बहुत सारी चीजें होंगी उसमें। ठीक है, चलो वो सारी चीजें तो ये इमेजिन कर पाए ना, समझ पाए ना क्या बोल रहा है।
तो यहाँ पर जो हम लगाते हैं इस तरीके से, किस हाइट पे इसको लगाना है ब्लड के पैकेट को, सो दैट ये प्रेशर वो जनरेट करे। ज्यादा हाइट पे लगा देंगे तो क्या होगा, ज्यादा प्रेशर होगा, जिससे ब्लड ज्यादा प्रेशर के कारण बाहर निकल सकता है, वेंस में फट सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और अगर नीचे लगाएंगे तो वो प्रॉपरली जा नहीं पाएगा, ब्लड इन वेन्स के अंदर नहीं पहुंच पाएगा। तो प्रेशर कितना रिक्वायर्ड है ये पता चल गया। यहां पर हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड प्रेशर गेज, पी की वैल्यू कितनी है 2000 पास्कल्स, ठीक है। और बोल रहा है किस हाइट पे उसको प्लेस कर रहा है, तो एच की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी, एच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। H की वैल्यू 10 बाय 50 मेरे ख्याल से 0.2 कुछ आ रहा है मीटर में शायद तक। और क्या ये क्या गिवन है, देखो ब्लड की डेंसिटी गिवन है, रो गिवन है, रो की वैल्यू 1.06 इंटू 10 टू द पावर 3 हो गया, और जी की वैल्यू यहां पर ले लेते हैं हम 10। तो सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज कर लो, P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। तो P की जगह पे आ जाएगा 2000, रो की जगह पे आ जाएगा, इसको मैं 1.06 ना लेके सीधा 10 की पावर 3 लिख देता हूं, चलेगा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, ठीक है। और जी की जगह पे, हाँ जी की जगह पे 10 ले लेता हूं, और एच की जगह पे एच ले लेता हूं, समझ गए ना। 0.2, एच की वैल्यू कितनी आ गई 0.2, 1.06 लेके करते तो भी वही आता लगभग, थोड़ा सा डिफरेंस आता, अंदाजा मतलब कैलकुलेशन इजी करने के लिए, और कुछ नहीं है। 0.18 समथिंग, हाँ 0.18 0.18। अब देखो मैंने इसको भी तो राउंड ऑफ कर दिया ना, इसको अगर 9.8 लेते, इसको कम कर दे रहे, इसको बढ़ा दे रहे, तो लगभग ऑलमोस्ट, मतलब इसको हमने बढ़ा दिया ना, 0.2 बढ़ा दिया, तो उसको 0.06 कम कर दिया, तो बैलेंस आउट हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब कितना आ रहा है बताना, 9.8 लेके और 1.06 लेके, 10 लिया और 1.06 लिया तो 1.89 ऑलमोस्ट उतना ही। अब कौन नर्स इतना नाप के करेगा 1.9 या 1.8, अंदाजन समझ गए ना, ठीक है। और अगर पानी चढ़ा देते खून की जगह तो किस साइड पे रखना होता, तो यही वाला, क्योंकि वाटर की डेंसिटी भी कितनी होती है 1 इंटू 10 टू द पावर 3, अप्रोक्सीमेटली उतना ही आता है ना, ठीक है। हटा दो ये क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट, क्या कैलकुलेशन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो इसको। हाँ वैभव क्वेश्चन पढ़ना, नहीं शशांक क्वेश्चन पढ़ना। Find the pressure on a signal 10 meter below the surface of a lake. Take density of lake water 10 1 0 to 10. अरे ऐसा पढ़ना कि कुछ समझ में। फाइंड द प्रेशर ऑन अ स्विमर, एक स्विमर पे प्रेशर फाइंड आउट करना है जो 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक है, तो लेक का सरफेस उससे 10 मीटर नीचे है स्विमर, समझ गए ना, इमेजिन कर लिए ना सिचुएशन। तो मान लेते हैं लेक का सरफेस है और उससे 10 मीटर नीचे यहां पर स्विमर है, यहां पर स्विमर है, ठीक है। और उस पे प्रेशर कितना लगेगा आपको ये निकालना है, और यहां पर वाटर की डेंसिटी मतलब रो की वैल्यू दे दी गई है, रो की वैल्यू कितनी है वही पता ही है 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। नहीं भी दिया रहता तो भी हमको याद हो गया है, और जी की वैल्यू भी नहीं दी रहती तो भी हमें याद है, जी इज इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या दे दिया है एच दे दिया है, एच की वैल्यू दे दी है, सब दे दिया है। तो क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर कितना आएगा बताओ। P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगा रहे हो, रो इंटू जी इंटू एच, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 5 पास्कल्स। क्या ये समझ में आ गया, सीधे वैल्यू पुट किया। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये बताओ ये चीज भी उसने दी है, ये क्या है, ये क्या चीज है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, इसका मतलब क्या होता है पता है, जैसे हम यहां पर अभी एटमॉस्फेयर पे हैं, तो करंटली जो प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है वो कितना है, तो वो कितना दिख रहा है ये 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स, ठीक है। और हाँ ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है,
तो अगर मान के चलो अगर पर्सन यहां पर होता, लेक के सरफेस पे होता, तो उसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा होता? तो उस पे लग रहा होता 1.01 को मैं 1 ले लेता हूं फॉर द एस ऑफ कैलकुलेशन, और 1 × 10⁵ पास्कल्स लग रहा होता। अब जब नीचे आया तब उस पे कितना प्रेशर लग रहा है? वाटर के कारण हमने निकाला है, वो कितना लग रहा है? 1 × 10⁵ पास्कल्स लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो एटमॉस्फेयर का भी तो प्रेशर उसके ऊपर लगेगा, तो ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर, दोनों प्रेशर उसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उसके ऊपर जो टोटल प्रेशर या नेट प्रेशर लगेगा कैपिटल पी, दैट इज इक्वल्स टू ये वाला प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये वाला प्रेशर जो कि ड्यू टू वाटर है, दोनों को ऐड कर देंगे। प्रेशर ड्यू टू वाटर दोनों को ऐड कर देंगे, तो 1 × 10⁻, या पूरी वैल्यू अगर मैं लिख देता हूं, क्या लिखूंगा? 1.01 × 10⁵ प्लस 1 × 10⁵। जब दोनों ऐड होगा तो क्या आ जाएगा? 2.01 × 10⁵ पास्कल्स। तो ये उसके ऊपर एब्सोल्यूट प्रेशर लगेगा। अब मैंने जो वर्ड यूज किया ध्यान रखना, एब्सोल्यूट प्रेशर जब हम निकालते हैं तब हम दोनों तरह के प्रेशर को लेंगे। हाँ, कुछ पूछना है? उसमें वो ग्राउंड लेवल पे है, मतलब वो हाइट जो भी है अर्थ के सरफेस के हिसाब से, ये स्टैंडर्ड है, मतलब ये फिक्स्ड वैल्यू है ना? देखो ये 10 मीटर नीचे, क्योंकि ये वाटर के हिसाब से देख रहे हैं, वाटर के हिसाब से जितने डेप्थ पे जाते जाओगे उसका प्रेशर चेंज होते जाएगा। लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर पे जो प्रेशर कैलकुलेटेड है वो ये है 1.01 × 10⁵। उसको हमें कैलकुलेट करना भी नहीं, इनफैक्ट ये वाले नंबर को ध्यान में रखना कि भाई अर्थ के सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कांस्टेंट होता है। अब अगर हम हाइट ऊपर जाएंगे तो 6 किलोमीटर के बाद ये प्रेशर आधा हो जाएगा, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अगर याद होगा तो। 6 किलोमीटर के बाद अब वो प्रेशर कितना हो जाएगा? 0.5 × 10⁵ पास्कल्स हो जाएगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें गैस की डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम होगी तो प्रेशर भी उसका क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। समझ में आई ये चीज? ठीक है। मैं किस पॉइंट पे था? हाँ, मैं ये बोल रहा था एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये जो हमने निकाला ये कौन सा प्रेशर है? एब्सोल्यूट प्रेशर, जिसमें हम सारे तरह के प्रेशर को ऐड ऑन कर देते हैं। समझ गए ना ये चीज? अगर गेज प्रेशर बोलता तो सिर्फ हम कौन सा प्रेशर निकालते? ये वाला प्रेशर निकालते जब वो वाटर के अंदर गया। क्योंकि अगर हम अर्थ पे खड़े हैं तो हमारे पास तो ये वाला प्रेशर तो फील हो ही रहा है हमें, तो अंदर जाने पे कितना डिफरेंस हुआ प्रेशर का, दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। समझ में आया ये चीज? तो गेज प्रेशर बोलेगा मतलब पहले जो प्रेशर था और नया जो प्रेशर आया, दोनों का डिफरेंस कितना है। डन? हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने ये इसीलिए समझाया क्योंकि देखो यहां पर वो सारी चीजें निकालनी है। क्या लिखा है क्वेश्चन, एक बार पढ़ना। फाइंड एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशन। तो ओशन से 1000 मीटर के डेप्थ पे एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा? तो एब्सोल्यूट प्रेशर जब हम निकालेंगे तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी उसमें ऐड करेंगे, जो कांस्टेंट है, जो पिछले बार भी हमने देखा था। इस बार भी हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो, दिया है। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस बार भी क्वेश्चन में दिया है। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है। तो अब आपको यहां पर क्या बोल रहा है, ये ओशन लेवल हो गया, और यहां पर ये हो गया हमारे पास ओशन वाटर हो गया। ठीक है। और इससे कितने नीचे है? इससे कितने नीचे है? 1000 मीटर के डेप्थ पे है। ये चीज तो पता चल चुकी है कि ये एच है। ठीक है। आपको फर्स्ट पार्ट में, पार्ट ए में निकालना है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए आप दोनों प्रेशर को यूज करोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी और ये जो ओशन वाटर के कारण जो प्रेशर लगा है उसको भी। हाँ, तो चलो कैलकुलेट करो और बताओ कितना कितना आएगा। हाँ,
ठीक है, मैं हिंट कर देता हूं थोड़ा सा। तो फर्स्ट पार्ट में कौन सा निकालना है, एब्सोल्यूट प्रेशर। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, गेज प्रेशर। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, फोर्स एक्टिंग। अच्छा नहीं, देखो थर्ड पार्ट में जो अभी इसने पूछा, क्या पूछा, फोर्स के लिए कौन सा वाला प्रेशर हम यूज करेंगे ये पूछ रहा है ना। तो यहां पर ना हम गेज प्रेशर यूज करेंगे। गेज प्रेशर क्योंकि इसमें जब पूरा पढ़ेगा ना तो क्या लिखा है, सबमरीन का इंटीरियर जो मेंटेन्ड है सी लेवल से, वो कौन से प्रेशर पे है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। समझ में आ रहा है, तो गेज प्रेशर लेगा, सिर्फ डिफरेंस उसमें लेगा। हाँ, पीओ कितना आ रहा है, ओशन प्रेशर कितना आ रहा है, निकाला क्या तुम लोगों ने, रो इंटू जी इंटू एच करना है। हाँ आया, एक काम करो ना, हाँ किसका किसका, ये बताओ मुझे, यहां पर एब्सोल्यूट प्रेशर कितना आया, तो उसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऑलरेडी हमें गिवन था 1.01 इंटू 10⁵, और ओशन प्रेशर के लिए ये यूज क्या होगा, रो इंटू जी इंटू एच, रो इंटू जी इंटू एच। तो रो की वैल्यू कितनी थी, ओशन वाटर के लिए भी नॉर्मल वाटर वाला ही लिया है क्या, वैसे ओशन वाटर का अलग होता है रो, लेकिन इसने सेम लिया है 10⁵5।
जी की वैल्यू कितना लिया है, मेंशन किया गया 10, और एच की वैल्यू कितनी हो गई 100, तो ये कितना आ जा रहा है 10 टू दी पावर, हाँ ये 3 zeros है ना, 1000 हो गया ना, ये अच्छा हाँ, ये 10 टू दी पावर 3 गिवन है, 10 टू दी पावर 3 गिवन है, और बाकी ठीक है क्या, देख लो एक बार। हाँ 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 हाँ, 10 टू दी पावर 3 करेक्ट, 10 टू दी पावर 3, हाँ ठीक है, अभी अभी ओके। हाँ अभी कितना आ रहा है एक बार चेक करो जल्दी से, तो ये कितना आ जा रहा है, इसको मैं 10 की पावर 5 के टर्म्स में लिख सकता हूं, तो 10 की पावर 5 के टर्म्स में अगर लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 100 इंटू 10 टू दी पावर 5, ऐसा हो जाएगा ना, ये वाला टर्म 100 इंटू 10 टू दी पावर 5, ये 2 जीरो अलग कर दिया, 10 टू दी पावर 5 करेक्ट, ऐसे ही बनेगा। प्लस इसको अगर मैं 10 टू दी पावर 5 के टर्म्स में लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, हाँ हाँ ये 10 टू दी पावर 5 है ना, तो मैं पहले भी 5 लिखा था क्या, अच्छा ठीक है चलो, ठीक है अभी क्लियर, एक बार चेक कर लो, ऐसा है ठीक है। अब कितना आ जाएगा, अच्छा सी वाटर का देखो डेंसिटी अलग दिया है ना इसने, 1.03 दिया है, तो यहां पर 1.03 भी तो आएगा, 1.03 इंटू दिस आएगा, तो 1.03 अगर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये नंबर कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा, 103 हो जाएगा। दोबारा बताऊं क्या इसको, दृष्टि आया क्या समझ में क्या क्या किया है। ये रो की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी थी, ये जी की वैल्यू, ये एच की वैल्यू, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, सारी वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन थी, हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद इसको मैं 103 इंटू 10 टू द पावर 5 इसको ये लिखूंगा, ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 104.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स, ये आएगा टोटल प्रेशर। एक बार चेक कर लेना कौन सा टोटल प्रेशर, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर जो है, ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा ऑप्शन ए का। ऑप्शन बी में क्या पूछा, ऑप्शन बी में पूछा गेज प्रेशर, तो गेज प्रेशर निकालने के लिए जो एब्सोल्यूट प्रेशर है उसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दो, जो प्लस किया था अभी थोड़ी देर पहले, और कुछ नहीं। क्या माइनस कर देंगे, ये नंबर को माइनस कर देंगे 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5, या सीधे सीधे समझ लो ये जो नंबर आया था वही गेज प्रेशर है, ये जो प्रेशर आया था यही गेज प्रेशर होगा, तो गेज प्रेशर कितना आ जाएगा यहां पर 103 इंटू 10 टू दी पावर 5। आया समझ में ये चीज, ठीक है। और थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि अगर मान लो यहां अंडर वाटर एक सबमरीन है, ये सबमरीन की विंडो है, सबमरीन की विंडो का एरिया कितना है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक है, whose interior is maintained at sea level atmospheric pressure, उसके अंदर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सी लेवल वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। गिवन तो इसमें क्या पूछ रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो, तो इसमें कितना फोर्स एक्ट होगा ये बताना है, इसमें कितना फोर्स एक्ट होगा ये बताना है। तो ये फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर इंटू एरिया करना पड़ेगा। अब कौन सा प्रेशर लगाओगे यहां पर, गेज प्रेशर जो अभी हमने निकाला है, कितना निकाला गेज प्रेशर 103 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू ए का मतलब एरिया, तो एरिया ऑफ विंडो आपको गिवन है, कितना गिवन है 400, तो यहां पर आ जाएगा 400, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू दी पावर -4, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। समझ में आएगी, अब कितना आएगा चेक करो, तो यहां ये टर्म और ये वाली पूरी टर्म कट जाएगी, 4.12 ये टर्म कट जाएगा, ये टर्म कट जाएगा, 4.12 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन्स,
चेक करते हैं एक बार आंसर। हाँ 4.12 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन्स। ठीक है, क्लियर हुआ कि एक बार चेक कर लो ये। हटा दूं अब इसको मैं? चलिए कि मेरे एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो 10 की पावर 7 है। 10 की पावर 7 में आ रहा है तो तेरा 1.03 लिख रहा होगा फिर तू। हाँ 2.03। 2.0 गलत किया ना तूने। पहले बता एटमॉस्फेरिक प्रेशर यही लिया है, यही लिया एटमॉस्फेरिक, और इसमें रो की वैल्यू क्या लिया, ये लिया, जी की वैल्यू ये लिया, एच की वैल्यू ये लिया, पक्का? यस तो जब ये 1.03 को 100 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 103 बनेगा, और 10 की पावर कितना बन जाएगा, 5 बनेगा। यही तो टर्म आएगा। हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखना, इस टाइप का क्वेश्चन एक आने का चांस रहता है, अच्छे से समझना क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। वैभव भी क्वेश्चन पढ़ना। stored in the river, density of oil is equal to 0.9 gram centimeter cube. Density of carbon tetrachloride equal to 1.6 gram per centimeter cube, and density of mercury equal to 2 gram per. सभी की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, स्टोरी क्या है एक बार इस पूरे ट्यूब को देखो और उसके बाद समझते हैं क्या स्टोरी है। ठीक है, बीच में मर्क्यूरी है, यहाँ पर ऑयल है, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड है। क्लियर हो गया ये चीज? और अभी आपको दिख रहा है ये स्टैटिक पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पे है। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, और आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, ऑयल की हाइट निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है। ये समझ में आ गया? क्वेश्चन में और भी कुछ डिटेल गिवन है। क्या गिवन है? ये वाली टोटल हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और इसने ये भी कैलकुलेट कर लिया अगर टोटल 20 है, ये एच है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस एच हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब देखो यहां पर ये जो दो पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट P और ये वाला पॉइंट P डैश, ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो दोनों पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ गया ये चीज? अब हम एक काम करते हैं, यहां पर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं और उसको इक्वेट कर देते हैं यहां वाले प्रेशर से, दोनों के प्रेशर को इक्वेट कर देते हैं। तो यहां पर जो लेफ्ट साइड पे जो प्रेशर आ रहा है वो ऑयल के कारण आ रहा है, और किसके कारण आ रहा है, मर्क्यूरी के कारण आ रहा है। तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं, प्रेशर ड्यू टू ऑयल plus pressure due to mercury will be equals to pressure due to carbon tetrachloride। क्या ये क्लियर हो गया? अब प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू क्या था, रो इंटू जी इंटू एच। तो ऑयल के कारण अगर हमें प्रेशर निकालना है तो ऑयल का डेंसिटी, तो रो ओ लिख दिया मैंने। जी की वैल्यू तो सभी में सेम होती है, तो जी को जी ही रहने देते हैं। और एच मतलब ऑयल की हाइट कितनी है, तो ऑयल की हाइट कितनी है, एच है, तो ये आ गया एच। प्लस प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, रो एम, मर्क्यूरी के कारण मर्क्यूरी की डेंसिटी, फिर जी तो तीनों के लिए सेम है, और इसकी हाइट, मर्क्यूरी की हाइट कितनी है, 20 माइनस एच, तो यहां पर आ जाएगा 20 माइनस एच, दैट इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो उसके कारण कितना आ जाएगा, ये रो सी इंटू जी की जगह पे तो जी रहेगा, और एच की जगह पे कितना आ जाएगा, 20। क्या ये चीज समझ में? एक बार चेक कर लो सभी। ठीक है, अब यहां पर जी को तीनों में से कॉमन निकाल के कट कर देता हूं, और ये रो नॉट, रो एम और रो सी, ये तीनों की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इसको पुट कर देते हैं। तो चलो एक एक करके पुट करते हैं ये वैल्यूज को। ऑयल की जो डेंसिटी है वो कितनी गिवन है, ऑयल की जो डेंसिटी है वो कितनी गिवन है, 0.9, तो यहां पर आ जाएगा 0.9 एच प्लस रो एम, मर्क्यूरी की डेंसिटी ये तो याद हो जानी चाहिए, 13.6 इंटू 20 माइनस एच,
इज इक्वल टू कार्बन की डेंसिटी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की 1.6 इनटू ये आ गया 20। एक बार चेक करो यहां तक समझ में आ गया पूरा कैलकुलेशन, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एच निकालना है। एच निकालने के लिए पहले राइट साइड में कर देते, तो ये 16 टू जा कितना हो जाएगा 32, इधर पे ये 0.9 एच एज इट इज रहेगा, प्लस ये वाले दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे। पहले 10 से करूंगा तो 136 आ जाएगा, 136 का डबल करोगे तो 272 हो जाएगा, तो ये नंबर आ जाएगा 272 माइनस, फिर h को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा -13.6 h। क्लियर। अब ये वाले दोनों नंबर्स को आपस में ऐड सब्सट्रैक्ट वगैरह कर लो, क्या आ जाएगा 13.6 में से 13 या h वाले टर्म्स को एक तरफ करते हैं और नंबर वाले को एक दूसरी तरफ, 272 इज इक्वल टू 13.6 h माइनस 0.9 h। हाँ इधर पे 272 माइनस 32 आएगा ना, 272 माइनस 32, ये 240 आ गया होगा, और ये डिफरेंस, हाँ ओके, ये डिफरेंस कितना आ गया 12.7 h। तो h की वैल्यू निकालने के लिए 240 अपॉन 12.7, 12.7 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने बार में जा रहा है, 18.89, लक्ष्य 18.89 उसका भी आ रहा है, इसमें आंसर नहीं है, इतना ही होगा ऑब्वियसली। h इज इक्वल टू कितना आ रहा है 18.89 सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी सब भी हमने सेंटीमीटर में पुट किया था, और उतना आना भी चाहिए, ठीक है, बिकॉज टोटल 20 है ना, टोटल 20 है, तो ये 20 से कम ही आ रहा है ऑब्वियसली। हाँ वो फिगर ऐसा बना दिया होगा उसने, ठीक है। और अगर इसको अगर अंदाजा लगाना है ना, तो इधर पे कैसे हम लगा सकते हैं, देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसका डेंसिटी कितना होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का डेंसिटी 1.6 और ये कितना है 0.9, क्वांटिटी अलग अलग है बट हाँ 1.6, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों की डेंसिटी में, मतलब दोनों की हाइट में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा ना, है ना। ठीक है, इसका आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से सही आ रहा है तुम लोगों का, सबका यही आ रहा है, ये करेक्ट वे है। इस प्रोसेस को देख लो, प्रोसेस हमने सेम फॉलो किया है कि नहीं, h इंटू 0.9 प्लस 272 माइनस ये आधा है आंसर मेरे पास, यहां तक सही आ रहा था ना, मतलब ये करेक्ट आंसर। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट मैंने करा दिए, हालांकि ये एनसीईआरटी का नहीं था, इसके पहले तक जितने भी क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के थे, लेकिन स्टिल जो भी अभी तक हमने किया वो सारा का सारा किसके लिए किया है, हाइड्रोस्टैटिक वाला, जब आपका लिक्विड मोशन में नहीं है उस सिचुएशन में। अब जब मोशन में आएगा तो क्या होगा, तब उसकी स्टडी हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालना आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड, अब कई सारे टर्म्स टर्मिनोलॉजीज में शॉर्ट में बताते जा रहा हूं, नोट करते जाना और ध्यान में रखना। आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड किसको बोलते, ऐसे लिक्विड जिसमें दो तरह की प्रॉपर्टी हो। पहली प्रॉपर्टी है जीरो कंप्रेसिबिलिटी, फर्स्ट इट मस्ट शो जीरो कंप्रेसिबिलिटी। हाँ, a liquid is called ideal liquid it if it has zero compressibility। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में है, कंप्रेस ना हो, जैसे फोम है, फोम को हम कंप्रेस करेंगे साइज छोटा हो जाएगा, लिक्विड ऐसा होना चाहिए कि उसको कंप्रेस ना हो, जैसे यूजुअली वाटर नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कंप्रेशन उसमें पॉसिबल है, ठीक है। सेकेंड, जीरो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ये वर्ड आपने सुना है क्या, हाँ,
क्या जानते हो बताओ विस्कोसिटी की? कितना थिकनेस है, कितना गाढ़ा है, ये चीज हम यूजुअली ये वर्ड विस्कोसिटी के लिए यूज करते हैं, सही है। बट विस्कोसिटी को अगर अभी के हिसाब से डिफाइन किया जाए तो वो ये है कि जब लिक्विड फ्लो होता है, ठीक है, एक लेयर के फॉर्म में जब फ्लो होता है, तो जैसे अगर मान के चलो पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, मल्टीपल लेयर्स है, तो क्या करेगा, जो जो नीचे वाला लेयर है ऊपर वाले लेयर पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स सॉर्ट ऑफ जो अप्लाई होगा, उस फ्रिक्शनल फोर्स को भी हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, विस्कोसिटी, या उस इफेक्ट को, उस फोर्स के इफेक्ट को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। समझ में आ रहा है ये चीज? पिछली चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, शेयर पढ़ा था, याद होगा तुम लोगों को, है ना? और क्या शेयर स्ट्रेस पढ़ा था, उसमें कौन सा शेयरिंग स्ट्रेस था, याद है क्या? एक जिसमें शेप चेंज हो जाता है। अगर मान के चलो हम किसी हैवी ऑब्जेक्ट को टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, शेयर स्ट्रेस जो जनरेट होता है उसके कारण ये वाला डिफ्लेक्ट हो जाता है, उसका पोर्शन याद है कि नहीं, स्ट्रेन हो जाता है, शेयर स्ट्रेन जिसको बोलते थे। तो ये जो डिफ्लेक्शन होता है ये भी इनफैक्ट एक विस्कोसिटी का एग्जांपल है ना? अगर आप मान के चलो एक बॉटल में पानी भर के रखे हो, अगर आप उसको आगे पीछे शेक करो तो जनरली जो बॉटल के नीचे वाला वाटर है वो मूव नहीं करेगा, जो टॉप पे वो वाटर ज्यादा मूव करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? वो विस्कोसिटी का ही एक इफेक्ट है, ये समझ लो, ठीक है? तो ये विस्कोसिटी आगे और डिटेल में हम इसको देखेंगे। तो ये आइडियल लिक्विड की दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जीरो कंप्रेसिबिलिटी एंड जीरो विस्कोसिटी। आइडियली कोई भी लिक्विड नहीं होता है, बट समहाउ हम एयर और वाटर इन दोनों को आइडियल कंसीडर करेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करेंगे, ठीक है? एयर और वाटर दोनों फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं, है ना? तो ये जो चीज हम लिक्विड के लिए लिख रहे हैं वो फ्लूइड के लिए भी एप्लीकेबल होगा। हटा दो इस चीज को मैं। चलो नेक्स्ट, जो जो टर्म्स मैं बता रहा हूं ध्यान रखते जाना। नेक्स्ट है स्ट्रीम लाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो या लेमिनार फ्लो, ये देखो, ये कार्ड के पत्ते से देखो, जैसे अगर मान के चलो एक एक करके ये कार्ड के पत्ते फ्लो हो रहे हैं, तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन फ्लो। इमेजिन करो अभी, बाकी उसकी टेक्निकल डेफिनेशन हम देखेंगे। आप इस टाइप का कई जगह पे और भी आपने देखा होगा जिसमें एक पार्टिकल के पीछे वाटर का फ्लो देखा होगा। कई जगह पे जो फाउंटेन्स लगे होते हैं उसमें इस टाइप का फ्लो देखने को मिलता है, जिसमें एक वाटर जो एक पेपर टाइप का दिखता है, एक सरफेस टाइप का दिखता है, देखा है कि नहीं? एक प्रॉपर सरफेस के फॉर्म में फ्लो करता है। तो वो जो फ्लो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है? अब देखो उसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, व्हेन लिक्विड फ्लोज सच दैट ईच पार्टिकल पासिंग अ सर्टेन पॉइंट follows the same path as the preceding particle which passed at the same point, the flow is said to be streamline flow or the path is called streamline। तो अगर पिछला वाला आगे जाने वाला पार्टिकल पिछले वाले पार्टिकल का ही पाथ फॉलो करता है तो स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, ठीक है? जैसे आपने शावर का पानी देखा, तो शावर के पानी में भी क्या होता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है ना? एक पार्टिकल जो निकल रहा है बाकी सारे पार्टिकल उसी पाथ को फॉलो कर दे, अगर आप उसके प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो जैसे एग्जांपल में ये स्ट्रीम लाइन फ्लो का इसने डायग्राम बनाया है। क्या ये क्लियर हो गया? स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या है, इसी को लैमिनार फ्लो बोलते हैं। लिख लो इसकी डेफिनेशन। When a liquid flows such that each particle passing a certain point follows the same path as preceding particles which passed the same point, then the flow is said to be streamlined flow and the path is called streamline, और उसके पाथ को streamline बोलेंगे, फ्लो को streamline flow बोलेंगे, ठीक है?
स्ट्रीमलाइन ट्यूब, तो स्ट्रीमलाइन ट्यूब क्या है? वो इमेजिनरी ट्यूब जिसमें वाटर एक स्ट्रीमलाइन में फ्लो कर रहा है, उसी को स्ट्रीमलाइन ट्यूब बोलेंगे। वी इमेजिन अ ट्यूब मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रीम, जिसमें बहुत सारी स्ट्रीम है और जो एक स्ट्रीमलाइन में फ्लो हो रही है। जैसे कि मैंने आपको शावर का एग्जांपल दिया, शावर में जो ट्यूब्स लगे रहते हैं वो उसमें वाटर एक लाइन पे फ्लो होता है, तो वो स्ट्रीमलाइन ट्यूब हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो we imagine a tube made up of large number of streamlines, इसमें बहुत सारी streamlines हैं, सारे पार्टिकल्स एक के पीछे एक सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो उस इमेजिनरी ट्यूब को स्ट्रीम लाइन ट्यूब बोलेंगे। ठीक है, अगर उसमें वाटर फ्लो हो रहा है और अगर उसमें वाटर सेम पाथ को फॉलो कर रहा है, या जो भी लिक्विड है सेम पाथ को फॉलो कर रहा है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मान लो उस यूट्यूब में अगर आप बॉइल्ड वाटर को फ्लो करा रहे हो या नीचे से बॉइल कर रहे हो, तो क्या होगा? पार्टिकल का डायरेक्शन रैंडम हो जाएगा। बॉइल्ड वाटर देखा ना कैसे होता है उसका फ्लो? क्या उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा? नहीं होगा, वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो नेक्स्ट वही है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, तो यहां पर उसका डायग्राम आपको दिख रहा है, जिसमें जो पार्टिकल्स है वो पीछे वाले आगे वाले पार्टिकल का पाथ फॉलो नहीं करते, रैंडमली इधर उधर मूव करेंगे। ठीक है, तो वही लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ फ्लो पार्टिकल ऑफ लिक्विड फॉलोज इंडिपेंडेंट पाथ। इसमें पार्टिकल ऑफ लिक्विड जो होता है वो इंडिपेंडेंट पाथ पे ट्रैवल करते हैं। बस इतना, बहुत ज्यादा मत लिखो, इंडिपेंडेंट पाथ, इतना फर्स्ट टाइम सफिशिएंट है। तो जो पाइप में जो वाटर फ्लो करते हैं वो जो पाइप में वाटर फ्लो होता है वो लैमिनार ही है एक्चुअल में, लेकिन कंप्लीटली लैमिनार नहीं होगा ये भी बोल सकते हो, क्योंकि उसमें भी उसका फोर्स चेंज होते रहता है ना, हमेशा एक पाथ को फॉलो नहीं करता। कई बार क्या होता है, कई ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं जिसके कारण उसका फ्लो चेंज हो जाता है। ठीक है, पाइप में हो सकता है कि एकदम स्मूथ ना हो सरफेस, स्पीड मैच ना करे हर बार, तो क्या होगा, उसका उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा पार्टिकल का हर बार, तो वो लैमिनार फ्लो नहीं होगा उससे। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड। क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड और रेनॉल्ड्स नंबर, और रेनॉल्ड्स नंबर। तो यहां देखेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी किसको बोलेंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं वी सबस्क्रिप्ट सी से। ठीक है, और रेनॉल्ड्स नंबर वाला टर्म देखेंगे फॉर लिक्विड। तो एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट देखते जाओ, पढ़ते जाओ क्या लिखा है। चैतन्य, फर्स्ट पॉइंट क्या है? तो विस्कस फोर्स क्या है? जो फ्रिक्शनल वाला फोर्स, जो लिक्विड में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अपर लेयर और लोअर लेयर में, तो वो जो विस्कस फोर्स है वो क्या करेगा, उसके फ्लो को अपोज करेगा। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पढ़ना आगे चैतन्य, कंटिन्यू। pressure difference of tube which maintains the flow of is very big. तो इसके कारण ना दोनों एंड्स पे क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा, जिसके कारण लिक्विड वहां उसमें क्या होगा, फ्लो होगा। क्लियर। नेक्स्ट, The liquid is extreme and so the velocity of the flow of the liquid is below critical point. हाँ अब देख, जो अभी तू मुझसे पूछ रहा था ना कि कैसे डिसाइड होगा उसमें वाटर फ्लो होगा, वो लेमिनार फ्लो होगा कि नहीं, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा कि नहीं होगा, तो यहां पर उस चीज का आंसर है, द लिक्विड इन स्ट्रीमलाइन फ्लो if velocity of flow in of the liquid is below the critical velocity। तो क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइन कर दिया। क्रिटिकल वेलोसिटी वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिसपे अगर कोई लिक्विड फ्लो करेगा तो वो कौन सा फ्लो हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो जाएगा। अगर कोई लिक्विड उससे ज्यादा वेलोसिटी से फ्लो करेगा तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होगा, वो कौन सा फ्लो बन जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो लिखो ये पॉइंट जो जो इंपॉर्टेंट है वो लिखते चलो। Critical velocity is the maximum velocity. Critical velocity is the maximum velocity below which the flow of liquid is called streamline flow. Below which
द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, और इसी का काउंटर पार्ट क्या होगा? अगर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है तो फ्लो कौन सा हो जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो। तो लिखो, if the velocity of liquid exceeds the critical velocity, then it is called turbulent flow. Then it is called turbulent flow. क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ये वाला पॉइंट पढ़ना। The critical velocity of the liquid is that maximum velocity up to which flow by beyond flow. जो अभी आपने लिखा वही पॉइंट है। क्लियर हो गया ये वाला? ठीक है, नेक्स्ट लिखना, रेनॉल्ड्स प्रूव्ड दैट the critical velocity for a liquid flowing in a tube is given by Vc is equal to K into eta upon rho into D। यहां पर ये सिंबल थोड़ा सा गलत बन गया है, ठीक है, ये सिंबल यूज करना। Vc इज इक्वल टू, Vc मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी, इज इक्वल टू K इंटू ईटा डिवाइडेड बाय रो इंटू डी। ठीक है, अब यहां पर एक एक टर्म्स देखते हैं। तो यहां रो का मतलब क्या है? रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डी का मतलब है डायमीटर ऑफ ट्यूब। के का मतलब है रेनॉल्ड्स नंबर। के यहां पर रेनॉल्ड्स नंबर है। और ईटा है यहां पर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड का फ्लो दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन से दो टाइप का? स्ट्रीमलाइन या फिर टर्बुलेंट। और कौन से टाइप का फ्लो है वो कैसे डिसाइड होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और क्रिटिकल वेलोसिटी किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है? रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, ईटा हो गया। ईटा क्या है यहां पर? ये जो एन के जैसा जो सिंबल दिख रहा है, क्या ये? विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी मतलब लिक्विड का थिकनेस। ठीक है, अगर ज्यादा थिकनेस है तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी हायर हो जाएगी। ठीक है, कम थिकनेस है तो क्रिटिकल वेलोसिटी लोअर होगी। समझ में आ रहा है? रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डी मतलब क्या हो गया? डायमीटर ऑफ ट्यूब जिसमें वो फ्लो कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया, हटा दूं मैं इसको। ठीक है, अब देखो यहां पर वाटर के लिए, क्योंकि वाटर को हम एज अ स्टैंडर्ड लिक्विड कंसीडर करते हैं, तो वाटर के लिए इसकी वैल्यू क्या बता रहा है? फॉर ए वाटर ऑफ नैरो ट्यूब, ये के की वैल्यू, इनफैक्ट के की वैल्यू। तो वाटर के लिए जो रेनॉल्ड्स नंबर है उसकी वैल्यू 2000 से बिलो होनी चाहिए, सो दैट वो क्या बोलते हैं, लैमिनार फ्लो को कंसीडर करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब के मतलब जो रेनॉल्ड्स नंबर है ना, उसके लिए हम वैल्यूज देखते हैं कि के ऊपर कैसे कैसे डिपेंड करेगा। तो ये अलग अलग केसेस है, शॉर्ट में लिख लेना, बहुत डिटेल में नहीं। अगर के की वैल्यू लेस देन 2000 है, के मतलब रेनॉल्ड्स नंबर, तो आपका जो फ्लो होगा, वाटर की बात करें यहां पर, वो कौन सा फ्लो होगा? स्ट्रीमलाइन या फिर लेमिनार या फिर स्टडी। ठीक है, लेस देन 2000 होने पे लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल सकते हो। 2000 से 3000 में अगर के की वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। और ग्रेटर देन 3000 होगा तो फ्लो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा। ग्रेटर देन 3000 होगा तो ये टर्बुलेंट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट।
हाँ, मतलब वो कन्वर्जन जो अनस्टेबल में एकदम, इसमें समवॉट पार्शियली गाइडेड होता है, ये बोल सकते हो। यहाँ पर जो एक अनकन्वर्जन जो होता है ना, एक ट्रांजिशन स्टेट जिसको बोलते हैं हम, ये कंप्लीटली सेम पाथ फॉलो करता है, ये पार्शियली सेम पाथ फॉलो करता है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाता है, पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना नोट करके, अगर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी है तो क्या होगा, उसका जो फ्लो है वो कौन कंट्रोल करेगा या किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो लिखना इफ वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, इसी फॉर्म में लिखो, इफ वेलोसिटी ऑफ लिक्विड is less than critical velocity, is less than critical velocity, then it is controlled by, then it is controlled by viscosity, ठीक है। तो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो वहां पर उस लिक्विड की विस्कोसिटी उसके फ्लो को कंट्रोल करेगी और डेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंड नो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, नो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, उसके फ्लो में ना, उसके फ्लो में डेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर हो जाए क्रिटिकल वेलोसिटी से तो चीजें चेंज हो जाती है, तब उसका डेंसिटी जो है वो उसके फ्लो को कंट्रोल करेगा और विस्कोसिटी का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये लिख लो, इफ वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी then it is controlled by density, then it is controlled by density and no effect of viscosity and no effect of viscosity। ठीक है, हटा दो इसको। तो अभी हमने क्या देखा, क्रिटिकल वेलोसिटी, उसकी डिपेंडेंसी, ये सारी चीजें देखी। अब विस्कोसिटी पे आते हैं। तो हमने जनरलाइज चीज तो देख ली थी कि भाई विस्कोसिटी क्या है, थिकनेस है लिक्विड की, ठीक है, कितना गाढ़ा है वो चीजें बताती है। लेकिन इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो लिखना विस्कोसिटी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड by virtue of which it opposes the relative motion, by virtue of which it opposes the relative motion between the adjacent layers, between its adjacent layers, opposes the relative motion, opposes the relative motion between its adjacent layers is known as viscosity, is known as viscosity। लिख लिया, ठीक है। अब दो केसेस आप लोग अपने दिमाग में इमेजिन करो, है ना। अगर मान लो आप बॉटल को लेते हो, बॉटल को इस तरीके से रखते हो, इसमें पानी भरा हुआ है, लिक्विड है। अगर आप, मैं इस तरीके से शेक करता हूं तो जो इसकी लोअर लेवल है वहां पर वाटर की वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो है, समझ में आ रहा है ना। और हायर लेवल पे इसकी वेलोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। क्लियर। तो ये उसी डायग्राम को बता रहा है। मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो यहां पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी। समझ में आ रहा है ये चीज। लेकिन अगर मान लो यहाँ पानी की जगह पे मैं शहद डाल देता तो फिर क्या होता, तो हायर लेवल पे भी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती, कम हो जाती, रिलेटिव टू वाटर। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वहां पर क्या करता है, जब भी ये वाटर का स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, मतलब एक लाइन में फ्लो होता है, तो एक लेयर के फॉर्म में होता है। जैसे ताश के पत्ते को इमेजिन करो, समझ में आ रहा है ये चीज। जब ताश के पत्ते पे मैं इस तरीके से एक फोर्स लगाऊंगा, इसको थोड़ा सा इमेजिन करना, अगर मैं ऐसा फोर्स लगाऊंगा, अगर बराबर है तो क्या होगा, ऊपर वाले पत्ते ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे
नीचे वाले कम होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक लेयर दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जो फ्रिक्शन के जैसा फोर्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसियस फोर्स। समझ में आया ये चीज? तो यहां पर वही चीज बताया है, क्या बोल रहा है कि जो एक लेयर है वो दूसरे लेयर पे कौन सा फोर्स लगाएगी? अपोज करेगी दूसरे के रिलेटिव मोशन को, और इसी पार्ट को, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया क्या? एक बार चेक कर लो। ठीक है, जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है उसमें एक लेयर दूसरे लेयर पे के मोशन को अपोज करेगी, और इसी अपोजिशन को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। अब विस्कोसिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखो। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, अभी पढ़ो। to rest on account of viscosity, thicker liquid like honey नहीं, फर्स्ट पॉइंट समझ में ना, स्टार्ड लिक्विड व्हेन लेफ्ट कम्स टू रेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर हम शक्कर घोल रहे हैं, कुछ भी चीज मिला रहे हैं, है ना, तो मिलाते हैं, तो जब उसको मिलाने के बाद जब उसको छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है? थोड़ी देर के बाद रेस्ट पे आ जाता है ना। तो वो क्यों रेस्ट पे आ जाता है? बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। तो हम अलग अलग सिचुएशन में विस्कोसिटी देख रहे हैं कि कहां कहां पर होता है। सेकेंड क्या लिखा हुआ है? थिकर लिक्विड्स लाइक हनी, कोल tar etc have larger viscosity than thinner ones like water। तो इनकी विस्कोसिटी, जिसको हम इन नॉन टेक्निकल टर्म्स में क्या बोल देते हैं? थिकनेस बोल देते हैं। तो ये बता रहा है जो थिक है ज्यादा उसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा, जो कम थिकर है उसकी विस्कोसिटी कम होगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पढ़ना पलक। थर्ड पॉइंट, 64 for and water a table water will stop soon हाँ ये तुमने देखा होगा, जैसे शहद, यूजुअली शहद अगर हम गिरा दे टेबल पे, पानी गिरा दे, तो कौन ज्यादा डिस्टेंस तक फ्लो करेगा? वाटर। शहद वहीं पर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, तो उसमें लेयर्ड फ्लो जो है वो रिलेटिव मोशन में ज्यादा अपोजिशन क्रिएट करेगा। नेक्स्ट फोर्थ क्या लिखा हुआ है? फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ क्या लिखा, पढ़ो दृष्टि। फोर्थ, अच्छा फोर्थ बचा गया, हाँ फोर्थ पढ़ना। अगर आप स्ट्रॉ से पानी खींच रहे हो, स्ट्रॉ से हनी खींच रहे हो, तो कौन पहले आएगा? पानी पहले आएगा। समझ गए ना, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है। ठीक है। नेक्स्ट, आप नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल भी आपने फील किया होगा। अगर अंडर वाटर आप वॉक कर रहे हो, कभी स्विमिंग पूल में अगर वॉक करते हो तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन एयर पे वॉक करने पे आपकी स्पीड बढ़ जाती है। ये किसके कारण होता है? विस्कोसिटी के कारण होता है। लास्ट क्या लिखा है? क्लाउड पार्टिकल्स। क्लाउड पार्टिकल्स जो है वो आने में जो समय लगता है, क्योंकि वहां पर भी डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म में होता है मोशन, तो वो भी विस्कोसिटी का। तो विस्कोसिटी के अलग अलग केसेस यहाँ पर बताए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेलोसिटी ग्रेडियंट। विस्कोसिटी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, और भी कई चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। वो बताऊंगा मैं आगे। हाँ, प्रोपोर्शनल रहता है। हाँ, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखा सबने? वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम dv बाय dz से डिनोट करते हैं। यहां पर v का मतलब है वेलोसिटी और z का मतलब है z एक्सिस से। समझ गए? तो क्या है इसकी डेफिनेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। It is the rate of change of velocity with distance perpendicular to direction of flow. Perpendicular to direction of flow. Perpendicular to direction of flow. ठीक है। अब इसके लिए ना तुम लोग इमेजिन करो कि एक रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है। तो रिवर में अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो रिवर मतलब एक प्लेन सरफेस हो गया ना, तो उसमें दो एक्सिस होंगे। एक कौन सा एक्सिस होगा? एक्स एक्सिस, और दूसरा कौन सा हो गया? वाई एक्सिस। ठीक है। तो उसके फ्लो का परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? जेड एक्सिस। तो यहां पर क्या बोला? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का चेंज
विद द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, उसके डायरेक्शन ऑफ फ्लो के परपेंडिकुलर में, मतलब ये वाले डायरेक्शन में, मतलब कि z में, इसलिए इसको किससे डिनोट किया है, dv बाय dz से डिनोट किया है। क्लियर हो गया ये चीज। इसी को डायग्रामेटिकली बताया है कि अगर मान लो ये फ्लो हो रहा है, ये उसके परपेंडिकुलर है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसको नहीं करोगे चलेगा ड्रॉ, मैं बस ऐसे ही समझाने के लिए कर दिया। नेक्स्ट लिखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको डिनोट करते हैं हम ईटा से। ये वाला सिंबल होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। इसके पहले भी हमने लिखा था क्या शायद, हाँ थोड़ी देर पहले भी आया था। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट चैतन्य ने पढ़ना, क्या लिखा है, liquid layer of area is extended above where तो मान लेते हैं ये हमारा सरफेस हो गया। वो इमेजिन करो कार्ड्स वाला जो मैं बता रहा था, एक या ये वाला स्ट्रक्चर अज्यूम कर लो, यहाँ पर ये OX हो गया और एक पर्टिकुलर हाइट पे कोई एक लेयर है वाटर का जो फ्लो कर रहा है और उसका एरिया कितना है A। ये क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। the layer of the liquid directly above it tends to accelerate it with tangential force. टेंजेंशियल विस्कस फोर्स F। अब क्या होगा देखो, अगर मान के चलो ये यही वाला स्ट्रक्चर देखो, मान के चलो अगर ये लेयर के फॉर्म में, तो इसके ऊपर वाला जो लेयर है अगर वो स्लाइड कर रहा है तो वो नीचे वाले लेयर पे भी फोर्स लगाएगा, समझ में आ रहा है, और वो भी उस डायरेक्शन में स्लाइड करने के लिए फोर्स लगाएगा। क्लियर, उसी फोर्स को इसने क्या बोल दिया, विस्कस फोर्स F। तो मान लेते हैं ये वो लेयर है, इसके ऊपर वाला लेयर उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसको भी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, फ्लो करेगा। तो सेकंड वाली लाइन वो बता रहा है। क्या ये क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है पढ़ना, While the layer immediately below it tends to retard backward with the same tangential force. हाँ तो ये इमेजिन करो जैसे ऊपर वाला स्लाइड कर रहा है तो नीचे वाले के लिए ऊपर भी फोर्स लगा रहा है, विस्कस फोर्स, उसी तरफ स्लाइड करने, लेकिन उसके नीचे वाला जो है, नीचे वाला रेस्ट पे है तो उस पे फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोकने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो इसके कारण ऊपर वाले के कारण वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन नीचे वाले के कारण जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो फ्रिक्शन टाइप का फोर्स हो गया। तो ये 3 पॉइंट में इसने ये समझाया। क्या ये क्लियर हो गया। हाँ वो F आएगा, गलती से E लिख दिया, ये भी F है, F। क्या ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा है, ये वाली लाइन पढ़ना। According to the viscous force acting between two layers of the liquid flowing in streamline motion depends on two factors. तो न्यूटन ने स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए एक स्टेटमेंट दिया, उसने ये बताया कि जो फ्लो है 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कौन से 2 फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर पढ़ो क्या लिखा है। This directly contact area of the layers. तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये किस चीज के प्रोपोर्शनल होगा, ये जो कांटेक्ट एरिया है दोनों का उसके प्रोपोर्शनल होगा, मतलब SF इज प्रोपोर्शनल टू A। क्या ये क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है पढ़ो। This directly gradient the direction normal to the layer. तो ये और किसके प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। अभी हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट देखा था ना, क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, dv बाय dz। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। ठीक है, तो ये जो फोर्स है वो इन दोनों के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। क्या ये समझ में आ गया। अब अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट ऐड होगा, और वही कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, ईटा, और यही ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और लेकिन यहाँ पर एक और चीज आ जाएगी, ये कौन सी चीज है, माइनस का साइन। ठीक है, ये माइनस का साइन क्यों आया, ये माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि ईटा की वैल्यू अगर हायर होगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम लगेगा। समझ में आ रहा है ये चीज। ईटा की वैल्यू कम होगी मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मैं इस चीज को थोड़ा गलत बोल गया हूं। ठीक है, ईटा की वैल्यू के ऊपर फोर्स, मतलब ये प्रोपोर्शनल है, ईटा अगर इंक्रीज होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। माइनस साइन लगने का कारण ये है क्योंकि जो फोर्स जो होता है वो उसकी वेलोसिटी के फ्लो को मतलब रिड्यूस करता है। मतलब ये माइनस इसलिए लग रहा है क्योंकि फोर्स अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोर्स कम होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस वजह से माइनस साइन लगा है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो ये चीज। ठीक है,
अगर आप डायरेक्टली ये वाला पॉइंट लिखते हो तो भी चलेगा। ये छोटे छोटे डेरिवेशन है जो इंडिपेंडेंट है, मतलब एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है कुछ, और कुछ डायरेक्टली आप पॉइंट वाइज भी देख सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज इस पूरी स्लाइड में जो मैंने बताया, जो विस्कस फोर्स है एफ, वो प्रोपोर्शनल होगा एरिया के और वेलोसिटी ग्रेडियंट के, मतलब डीवी बाय डीजेड के। और जब हम उस प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो यहां पर माइनस थीटा अप्लाई हो जाएगा। हटा दो इसको। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हाँ, यहां से ना एक एक और एक्सप्रेशन बनेगा। देखो यहां पर ध्यान देना, अगर मान के चलो मैं ये एरिया को इधर पे ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, ये एरिया वाला पार्ट अगर इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा, ये फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू माइनस ईटा डीवी बाय क्या बन जाएगा, ये डीजेड। फोर्स अपॉन एरिया किसका फॉर्मूला होता है, प्रेशर, और किसी का भी होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस का होता है, जिसमें यहां पर कौन सा स्ट्रेस लगेगा, शियर स्ट्रेस। इमेजिन करो वो लेयर्ड के फॉर्म में चेंज हो रहा है, मैंने बताया ना। शियर स्ट्रेस क्या होता है, जिसमें टेंजेंशियली फोर्स लगता है और उसका शेप जो है, टॉप का शेप डिफॉर्म हो जाता है। तूने पढ़ा है क्या स्ट्रेस वगैरह, नहीं पढ़ा है? तो यहां पर देखो, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूं, ये हो गया, ठीक है। लिखना है इसमें ये वाला पॉइंट, यहां तक तो कर लिया था ना सबने, बता रहा हूं जस्ट अ सेकेंड। यहां तक कर लिया था ना सबने, हो गया था। इसके बाद लिखना, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब शियर स्ट्रेस क्या होता है समझना। जैसे अगर मान के चलो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, मैं इस पे टेंजेंशियली एक फोर्स लगा रहा हूं। टेंजेंशियली मतलब उसके सरफेस के पैरेलली एक फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या होगा, ये हैवी ऑब्जेक्ट के टॉप में एक डीफॉर्मेशन होगा, उस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब ये ऊपर से डीफॉर्मेट हो जाएगा। इसी स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस बोलते हैं। समझ में आई ये चीज, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है, विच ऑल्सो विच टेल्स अस ऑल्सो दैट शेयरिंग स्ट्रेस। तो यहां पर अगर मैं F अपॉन A लिख दूं और उसको छोटे वाले f से डिनोट करूं, तो ये छोटा वाला f किसको बता रहा है, शेयरिंग स्ट्रेस को डिनोट कर रहा है। तो यहां पर लिखना स्मॉल f इज इक्वल टू कैपिटल F अपॉन कैपिटल A, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ईटा dv बाय dz, माइनस ईटा dv बाय dz। तो स्मॉल f की वैल्यू यही आएगी, और स्मॉल f का मतलब क्या है, यहां पर शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। और यहां ईटा क्या है, ये ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो कांस्टेंट रहेगी लिक्विड टू लिक्विड, ठीक है। तो यहां पर कौन सी चीज चेंज हो जाएगी, कौन सी चीज चेंज होगी, डीवी बाय डीजेड। तो जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डीवी बाय डीजेड के। और डीवी बाय डीजेड को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये लिखने के बाद लिखना, at any point on the moving layer, at any point on the moving layer, shear stress is directly proportional to viscosity gradient. Shear stress is directly proportional to viscosity gradient. Sorry, velocity gradient. Shear stress is directly proportional to velocity gradient. अब देखो एक चीज बताओ, ये मेरे ख्याल से तुम लोग आंसर कर सकते हो। अगर मान लो y इज इक्वल टू x लिखा है, सिर्फ x लिखा है, ठीक है, तो बताओ उसका ग्राफ कैसा बनेगा, पता है ना सबको। y इज इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर ये लिखा है y इज इक्वल टू 2x, तो इसका ग्राफ भी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू क्या हो जाएगा, ओरिजिन।
y इज इक्वल टू 3x बना है तो भी ग्राफ ऐसे ही कुछ बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ y इज प्रोपोर्शनल टू x। तो यहाँ पर क्या बोला, अभी आपने जो स्टेटमेंट लिखा वो क्या लिखा है, f इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब f इज प्रोपोर्शनल टू dv बाय dz, ये लिखा। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, किसका ग्राफ, शियर स्ट्रेस और विस्कोसिटी ग्रेडियंट का, जिसमें देखो ये ग्राफ प्लॉट है, इसको प्लॉट कर लो। यहां पर एक्स एक्सिस में आपको मिल रहा है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब कि dv बाय dz, और y एक्सिस में आपको मिल रहा है शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस, और इसका जो ग्राफ आपको देखने को मिलेगा वो ऐसा कुछ होगा, एक लीनियर ग्राफ मिलेगा दोनों के बीच में। हो गया, हटा दो इसको मैं। तो देखो कौन कौन से टर्म्स अभी तक आपने यहां पर देखे स्टार्टिंग में हाइड्रोडायनामिक्स टॉपिक के अंदर। सबसे पहले हाँ वो मॉड लगा है, क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका प्लॉट अभी देख रहे हैं, इसलिए दोनों को पॉजिटिव कंसीडर करके चल रहा है। ठीक है, हो सकता है वो चेंज नेगेटिव हो, dv बाय dz की वैल्यू नेगेटिव है, इन दैट केस वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखो, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। लिखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ईटा से। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इट इज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। लिख लो, इट इज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ द फ्लूइड। लिख लिया? अब ये वाला फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था, अगर मान लो इसमें मैं एरिया ए को 1 ले लेता हूं और dv बाय dz की वैल्यू भी सपोज अगर 1 ले लेता हूं, मतलब इसकी वेलोसिटी को 1 ले रहा हूं, इसका एरिया जो आपका रिलेटिव एरिया है, कॉन्टैक्ट एरिया, वो भी 1 लेता हूं, तो यहां पर f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकली दोनों क्या आ जाएगा, इक्वल। साइन को छोड़ दो, न्यूमेरिकली दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगी, इक्वल। तो यहां से आप इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को और कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो ये उसकी एक और डेफिनेशन लिखी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया व्हिच मेंटेन्स अ यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स। तो अगर हम दोनों वैल्यू को 1 ले लेंगे तो ये दोनों चीजें क्या आ जाएंगी, इक्वल। ठीक है, नोट कर लो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, coefficient of viscosity of a fluid is numerically equal to the viscous force per unit area which maintains a unit velocity gradient, between its two parallel layers, ठीक है। अब देखो इसका डायमेंशन अगर आपको निकालना है तो डायमेंशन कैसे निकालोगे, डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन निकालने के लिए ईटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पर, एफ अपॉन ए इंटू डीवी बाय डीजेड, यही होगा। तो एफ का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन ml t-2 अपॉन एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L2, और इधर dv, v वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt-1 अपॉन z एक्सिस मतलब वाला डायरेक्शन मतलब कि लेंथ हो गया, मतलब यहां पर भी क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे, यहां पर ये t-1 ऊपर जाएगा तो t+1 हो जाएगा, और ये वाली टर्म क्या बनेगा, ये ml-1, और ये कितना बन जाएगा, t-1। ये डायमेंशन हो जाएगा
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। यूनिट क्या होगी बताओ इसकी, यूनिट क्या आएगी? न्यूटन। न्यूटन के टर्म्स में देखेंगे तो यह जगह न्यूटन, यहां पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड, यही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर क्यूब। ठीक है, और इसको केजी के टर्म्स में भी लिख सकते हो, जैसे फोर्स की यूनिट क्या, एक और दूसरी यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है, तो उसके टर्म्स में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट केजी पर मीटर पर सेकेंड, ये वाली यूनिट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, पॉइज ये भी इसकी एक यूनिट है, रेयरली यूज होता है, बट ये दोनों इसकी यूनिट है। और डायमेंशंस हो गए यहां तक। चलो, तो यहां तक आज स्टॉप करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तक। नेक्स्ट इसके बाद स्टोक्स लॉ करेंगे। तो इस चैप्टर में ना इस टाइप के छोटे छोटे टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज और उससे रिलेटेड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो बर्नौलीज ट्रायल है, बर्नौलीज इक्वेशन है ना। तो वो जो पक्का आता ही है बर्नौलीज फ्लो का इक्वेशन इस चैप्टर से, तो उसको हम करेंगे शायद नेक्स्ट क्लास में, वो आ जाएगा अपना। ठीक है, तो आज यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हाँ, कल से है, कल से 4 दिन